मैं निर्मल रतनलाल वैद। आज मैं देश के सुप्रसिद्ध, जिन्हें अभी थिएटर गुरु के नाम से भी जानते हैं, अरविंद गौड़ जी, जिनका अस्मिता थिएटर ग्रुप है, आज मैं उन्हीं के जहां थिएटर वॉक। नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद। आज मैं देश के सुप्रसिद्ध, जिन्हें अभी थिएटर गुरु के नाम से भी जानते हैं, अरविंद गौड़ जी, जिनका अस्मिता थिएटर ग्रुप है, आज मैं उन्हीं के जहां थिएटर वर्कशॉप होती है लक्ष्मी नगर में, वहां मैं आया हूं। यहाँ इनके पास 250-300 बच्चे एक साथ थिएटर सीखने के लिए आते हैं, पूरे देश से आते हैं। इनकी अपनी रंग मंडली चल रही है, मेरे बचपन के मित्र भी हैं। और थोड़ा सा मैं बातचीत करने से पहले इनके बारे में आपको बता दूं कि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करते हुए वहाँ से कैसे थिएटर की तरफ शिफ्ट हुए और उसके बाद थिएटर देखने जाने लगे, उसके बाद थिएटर का रिव्यू करने लगे। मैंने जब थिएटर आरंभ किया था तो आपने मेरे प्लेस के रिव्यूज़ लिखे हैं नवभारत टाइम्स में, और धीरे धीरे इस तरह से थिएटर में घुलते मिलते चले गए कि जैसे ये थिएटर के लिए ही बने हों। आज हिंदी रंगमंच के पर्यायवाची श्री अरविंद गौड़ जी से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार अरविंद जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि आपके बारे में पूरे देश में, पूरे विश्व में आपके जो शिष्य हैं, जिन्होंने आपके माध्यम से, वो आपको दोबारा सुने, और नए जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं वो आपसे जुड़े। रंगमंच को आपने एक नई दिशा दी, नया आयाम दिया। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करता हुआ छात्र अचानक बीच में छोड़कर और रंगमंच की तरफ आ जाता है। ये बहुत लंबी कहानी है कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और उस समय हर माँ बाप की इच्छा होती है कि बच्चा स्वावलंबी बने, स्वावलंब की तरफ बढ़े। तो मैं इंजीनियरिंग में गया, और उसके बाद मुझे वहाँ पर लगा कि शायद बहुत सारे हमारे समाज में बहुत सारे सवाल आता है, बहुत सारी जो समस्याएं हैं, हमारा जो हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, या शिक्षा से लेकर सामाजिक स्तर पर, उसका मैं शिकार हुआ। तो भाषा का भी शिकार हुआ। हम हिंदी माध्यम से गए थे, इंजीनियरिंग जो उस समय अंग्रेजी माध्यम में थी, तो बहुत सारे सवाल हुए। फिर छात्र आंदोलन के बीच में मैं उस समय था, तो वहाँ पर भी कई तरह की स्थितियाँ आई। तो अंततः मैं पत्रकारिता की तरफ मुड़ा, और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दिया, या कहिए कि वहाँ से मुझे निकाल दिया गया, क्योंकि आंदोलनकारी बन चुके थे उस समय तक। तो वहाँ पर मुझे उस माध्यम की तलाश थी जहाँ पर मैं अपनी बात को कह सकूँ, जहाँ पर मुझे जो कुछ भी गलत लग रहा है उसकी तरफ उंगली कर सकूँ या उसको सवाल उठा सकूँ। तो मैंने पहले पत्रकारिता को अपनाया, कविताएं लिखी, आर्टिकल लिखे, बहुत सारी चीज़ें मैंने की। अखबारों में मुझे लगता था कि अखबारों के माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन हो सकता है। लेकिन उसके बाद मैंने नुक्कड़ नाटक की तरफ मैं मुड़ा, और नुक्कड़ नाटक करते हुए मैंने जो सबसे पहले जागरण कॉलेज के साथ नाटक किया, वहाँ पर हमने भाषा के पर ही नाटक किया, क्यों मैं भाषा के भेदभाव का शिकार बन चुका था। क्योंकि आप हम जिस भाषा में पढ़ते हैं, जिस भाषा में सोचते हैं, वो हमारी पढ़ाई की भाषा नहीं थी उस समय। तो हमने विदेशी आय नाटक किया कि एक विदेशी आय ने आकर हमारे घर पे कब्जा कर लिया, और हमारी माँ को किस तरह से वहाँ कोने भी कर दिया। तो वो नाटक बहुत चर्चित हुआ, और दिल्ली के तमाम स्कूलों में हुआ। वो नाटक उस समय यूपीएससी का आंदोलन चल रहा था भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर, उसका मुख्य स्वर बन गया। तो यहाँ से मुझे लगा कि नाटक में ताकत होती है कि हम नाटक के माध्यम से एक सवाल, बात, या अपने अंदर जो कुछ हम चल रहा है उसकी रख सकते हैं। तो फिर मैं नाटक की तरफ मुड़ा। उसके बाद मैं छात्रों के साथ साथ मैंने मजदूरों के साथ काम किया, किसानों के साथ काम किया। फिर मैं मेन स्ट्रीम थिएटर से जुड़ना शुरू किया, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के साथ जुड़ा। तो मैं अंततः मंडी हाउस आया, जहाँ पर हमारे पुराने बचपन के मित्र निर्मल पहले से वहाँ मौजूद थे, अभिनेता के बतौर। मैं वहाँ नाटक देखता था, नाटक पढ़ता था, और पढ़ते देखते हुए ही मुझे नाटक की समझ मेरी विकसित हुई। उसके बाद मैं काफ़ी इधर उधर फ्रीलांसिंग करने के बाद मैंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया टीवी के साथ काम किया, और ताना बाना उस समय सीरियल आता था। वहाँ पर लगभग 2 साल काम करने के बाद मैं जब नाटक में आया, तो एक बात मेरे दिमाग में थी कि हम लोग रिजेक्टेड जनरेशन थे, हमें हर जगह से रिजेक्शन मिला था।
रिजेक्शन कैसे मिला था कि मैं नाटक करने के दौरान जब सीख रहा था, देख रहा था, तो मैं एक संस्थान में गया कि मुझे नाटक करना है, एक्टर के तौर पर मुझे लीजिए। तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी, मुझे देखा, और उन्होंने पहले कहा कि तू नाटक करेगा, अपनी शक्ल देखी है क्या? तो ये एक बहुत मुश्किल सी स्थिति थी। तो मैं डिप्रेशन में गया, फिर मैंने नाटक छोड़कर मैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में चला गया था। तो जब मैंने अपना ग्रुप बनाया तो मैंने तय किया कि हम किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, ना भाषा के आधार पर रिजेक्ट करेंगे, ना आर्थिक आधार पर करेंगे, ना रंग पर, ना कद पर, ना किसी एजुकेशन या किसी स्तर पर नहीं करेंगे। तो हर व्यक्ति टैलेंटेड होता है, बशर्ते उसको मौका मिले। तो अस्मिता थिएटर बनाने के पीछे ये था कि हर व्यक्ति अपनी अस्मिता की तलाश में रहता है, अपनी पहचान सम्मान के साथ करना चाहता है। तो हमने आज तक किसी को रिजेक्ट नहीं किया है। जो भी हमारे पास आता है उसको हम लेते हैं, उसको सिखाते हैं। उसके ऊपर बाद में उसके ऊपर है कि वो कितना आगे जाकर अपनी प्रतिभा को निखार पाता है। तो अस्मिता और मेरे रंगमंच में आने की पूरी कहानी ये संक्षिप्त में आपने बताई। और मैं आप 1993 में आपने अस्मिता शुरू किया। जी। उससे पहले मेरा परिधि आर्ट ग्रुप था। हम दोनों ने मिलके बहुत सारे लोग थिएटर इन एजुकेशन, आपको याद होगा, हमने बाल रंग शिविर किया था। हमने पूर्वी दिल्ली के 10-15 स्कूलों में गए कि हम थिएटर वर्कशॉप करेंगे, और कहीं से भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हम दोनों बड़े दुखी हुए कि उनको लग रहा था कि हम अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित बनाने आए हैं। तो जब हम दोनों ने बैठ के तय किया कि फिर हमने प्रिंसिपल के साथ गए, हम दोनों एक साथ ही सब जगह गए थे। वो पहला प्रयास था। और मैं ये सच में गर्व से कहता हूँ, वो जो थिएटर वर्कशॉप हमने आरंभ की वो सबसे पहले परिधि से अरविंद जी के मार्गदर्शन में शुरू हुई। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, साहित्य कला परिषद, हिंदी अकादमी, सारे उसी पैटर्न पे काम किया। दिल्ली सरकार ने उसी पैटर्न पे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने उसी पैटर्न पे काम किया। हमने प्रिंसिपल से जाके केवल ये कहा कि आप अपने हर क्लास के 5 नालायक विद्यार्थियों में दे दीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम मतलब आपके स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं उनको खराब करने के लिए आए हैं, उनको एक्टर बनाने के लिए आए हैं। ये रंगमंच जो नाट्य शास्त्र लिखा गया था वो केवल इसके लिए नहीं था। तो सच में हमने एक स्कूल में पूरा एक्सपेरिमेंट किया कि उनको कहा 50 स्कूल के सबसे नालायक विद्यार्थी हमें दे दीजिए, और उनके साथ हमने वर्कशॉप की। और ये अरविंद जी, पूरे आश्चर्य की बात थी, आपको याद होगा, जी। उसमें से कुछ बच्चे टीवी सीरियल जो बॉम्बे इंडस्ट्री थी उसमें एस्टेब्लिश एक्टर बने, कुछ टॉपर बन गए अपने स्कूल के, जिनको स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर निकालना चाहते थे। तो इतना रंगमंच में पावर है, इसके बारे में मैं चाहता हूँ आप बोलिए। जो निर्मल जी ने कहा अभी कि 80 के अंत के दशक में रंगमंच का बहुत बेहतरीन साल थे वो, जब जहाँ पर पुराने ग्रुप्स लगभग बंद हो रहे थे और नए लोग जो है आ रहे थे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ऐसा समय था जहाँ में आप शिक्षा के साथ रंगमंच को जोड़ने की ज़रूरत थी। और वो काम 80 के दशक में निर्मल वैद हम लोगों ने परिधि संस्था के साथ मिलकर काम किया, जो अपने आप में अद्भुत प्रयोग था और जिस प्रयोग को बाद में किया गया। और यही शिक्षा के साथ अगर हम रंगमंच को जोड़ देते हैं तो शायद हम बेहतर समाज का, बेहतर व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं। और रंगमंच का ध्येय यही होना चाहिए। जी, रंगमंच आप मानते हैं कि अपने विचार व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है? जी बिल्कुल। एक स्टूडेंट टॉपर है, 100 में से 100 मार्क्स लेता है, लेकिन वो खड़ा होकर 2 लाइनें नहीं बोल सकता। तो जो नाट्य शास्त्र लिखा हुआ था, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से बात करें कि थिएटर करने का मतलब ये नहीं है प्रत्येक विद्यार्थी को रंगमंच करना चाहिए, थिएटर करना चाहिए। वो उसके व्यवसाय में, वो उसके जॉब में, वो चाहे आर्मी में जाए, चाहे डॉक्टर बने, किसी भी क्षेत्र में जाए, अगर वो अच्छे ढंग से बात कर सकेगा, अपने विचारों को अच्छे प्रकार से दूसरे के सामने रख सकेगा, तो कितना अद्भुत। जी, आपने सही कहा। हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में, हमारी परंपरा में नाटक एक बहुत बड़ी उसकी भूमिका है। हमारे यहाँ 5 वेद माना गया है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। और ये जो परंपरा हमारे संस्कृत नाटकों से आज तक की जो हमारी पूरी सामाजिक लोक नाट्यों की परंपरा है, ये सारी परंपरा इतनी मजबूत है कि हमें इस पर गर्व होता है। और इससे दरअसल रंगमंच और नाटक, तमाम जो हमारे समाज में है, जितनी भी कला है, उनका मतलब होता है कि वो समाज के सवालों को उठाए, समाज के साथ जुड़े, समाज को बेहतर बनाए। तो इसलिए अगर शिक्षा में बच्चों को बचपन से नाटक करने के लिए जगह मिलेगी
उनको स्कूलों में नाटक सिखाया जाएगा तो एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वो ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े एक्टर बने, लेकिन अगर देश के बारे में जान पा रहे हैं, समाज के बारे में जान पा रहे हैं, वो अपनी कला संस्कृति के बारे में जान पा रहे हैं, अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है संसार के बारे में जान पा रहे हैं, तो वो रंगमंच सबसे बेहतर माध्यम है कि वो नाटक या सारी कलाओं का समावेश उसके अंदर है। उसमें नृत्य भी है, संगीत भी है, उसके अंदर जो है अब शब्दों से लेकर साहित्य से है, कविता भी है। तो ये जो हमारा पूरा एक समावेश है, अगर बच्चों को बचपन से मिलता है तो हम एक बेहतर समझदार नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं। और ये प्रयोग जो है बाद में सरकारों ने स्कूलों में भी किए। जो हमारे यहाँ BLED के कोर्स हुए उसमें जब कमेटी बनी तो उस कमेटी में था, सिलेबस कमेटी में था, हमने कॉलेजों में BLED स्टूडेंट्स को पढ़ाया। वहाँ भी ये था कि वो टीचर जाकर बच्चों के साथ एजुकेशन जब दें तो नाटक का प्रयोग करें, और उसका बहुत सारा अच्छा प्रयोग भी रहा। लेकिन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप अपने समाज को नहीं जानेंगे, अपने आसपास नहीं जानेंगे, आपका कला संस्कृति को रिश्ता नहीं होगा, आप जब तक प्रेमचंद को नहीं जानेंगे, तब तक आज या जयशंकर प्रसाद को नहीं जाने, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, तमाम हमारे जो तमाम विश्व सानी तक हमारे तमाम लेखक हैं, कवि हैं, हम नहीं जानेंगे तो हम कैसे अपने आसपास को जान सकते हैं। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि विविधता है। हमारे पूरे देश में इतनी ज़्यादा कला संस्कृति है, अलग अलग जगह पर 10-10 कोस के बाद हमारी संस्कृति बदल जाती है, हमारी परंपराएं बदल जाती हैं, हमारे रीति रिवाज बदल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है उसमें बहुत ही कॉमन थ्रेड है, उसके अंदर भारतीयता बहुत मजबूत है। तो ये जो लोग हैं जिंदा दिली हमारे यहाँ, जिसको अक्सर हमने आयातित भाषा के दबाव में अक्सर या हमने बहुत सारे ऐसे आडंबर ओढ़ लिए जिससे हमारे हम मूल रूप से हट गए। तो उसको लाने के लिए ज़रूरी है कि हम भाषा को, अपनी संस्कृति को, समाज को, लोगों को, एजुकेशन को उस पर सम्मान करना सीखें। और यही बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जब अगर हमारे यहाँ जो कल्चर, राजनीति, सांस्कृतिक नीति है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सांस्कृतिक नीति होगी, कल्चर पॉलिसी होगी तो हम कल्चर के बारे में सोच पाएंगे। वरना तो हम सिर्फ एक ही तरह कल्चर बनाना चाहते हैं। एक तरह कल्चर शहर में बैठ कल्चर नहीं बन सकती है। आप जो दिल्ली में या एक भावलपुर हाउस में बैठ कर देश की कला संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। देश बहुत बड़ा है, उससे बाहर जाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि तमाम उन कलाकारों को, जो लोक कलाकार हैं, जो हमारे गाँव में, हमारे कस्बों के अंदर हैं, जो अपनी परंपरा को, आदिवासी हैं, जो अपनी परंपरा को आज भी जिंदा रखें, जिनका नृत्य है, जिनका संगीत, जिनकी कलाएँ जो बहुत मजबूत है और बहुत ही ऊर्जावान है और सकारात्मक, उनको देख के बहुत ही एक ऊर्जा और सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है, उसको उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसको भी सेंटर में लाएं, उसको सिर्फ उत्सव की का वस्तु ना बनाएं। जैसे 20-25 साल पहले बहुत पूरी दुनिया के अंदर जो है बहुत सारे उत्सव हुए, भारत महोत्सव, और करोड़ों रुपये बर्बाद हुए। और कुछ लोगों को जैसे बोनसाई बनाया जाता है, वह कलाओं को बोनसाई बना दिया गया। तो ज़रूरत है कि अभी हमें बोनसाई बनाने की बजाय कल्चर को ठीक से करें, उसको ढंग से लोग तक पहुंचाएं, और ये स्कूलों से ही प्रारंभ होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बच्चों को जानना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ दुनिया का सबसे पहला नाट्य शास्त्र लिखा गया था, और जिसके बारे में पता ही नहीं है। हम जो है तमाम दुनिया भर की एक्टिंग थ्योरी की बात करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अंततः हम अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि कला का पूरी दुनिया से समावेश है, कहीं से भी कुछ मिले, कोई भी लिटरेचर कुछ भी हमारा ही है, लेकिन हम अपनी ज़मीन को भी ध्यान में रखकर कला का विकास। बिल्कुल ठीक है। देखिए अरविंद जी, मैं इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ कि आज से 20 साल पहले हमारे देश में सांस्कृतिक मंत्रालय नहीं था, HRD मिनिस्ट्री के अंडर में था। और अरविंद जी HRD मिनिस्ट्री में फेलोशिप अवार्ड भी ले चुके हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी भी रहे हैं। लेकिन आज कला संस्कृति को इतने अच्छे से समझा जा रहा है कि आज हमारे पास आज से 15 वर्ष पहले, 17 वर्ष पहले कल्चर मिनिस्ट्री बनाई गई। उस समय राज्य मंत्री केवल हुआ करता था, और आज सौभाग्य से हमारे पास 3 मिनिस्टर हैं कल्चर मिनिस्ट्री। तो इसको धीरे धीरे जो परिवर्तन आ रहा है, और उसमें अरविंद जी जैसे लोगों का इतना ज़्यादा योगदान है कि आपने सामाजिक बुराइयों को कितने अच्छे ढंग से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पूरे समाज को दर्शाया। इन्होंने तो एक प्रदेश की सरकार बदल डाली, एक ऐसे दल को जन्म दे दिया जिसने, मतलब वो मीटिंग
मेरे सामने ही हुई थी और किस तरह से एक अननोन व्यक्ति केवल नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपना एक दल खड़ा करके और प्रदेश का सबसे अधिक वोट लेने वाला मुख्यमंत्री बन जाता है। इतनी बड़ी ताकत है रंगमंच में। और नुक्कड़ नाटक, जब इनके नुक्कड़ नाटक होते हैं, हजारों की संख्या में लोग इंतजार करते हैं, घंटों तक इंतजार करते हैं कि इतने बजे अस्मिता थिएटर ग्रुप के लोग आएंगे, और एक दिन में सुबह से शाम तक इनके नुक्कड़ नाटक होते हैं। हमने, आपको याद होगा कि हमने ट्रैफिक पुलिस को, जो हमारा एक सप्ताह मनाया जाता है ट्रैफिक के बारे में, उसमें हमें 100 नुक्कड़ नाटक करने के लिए मिले थे। हमने स्कूलों में, चौराहों पे, सब जगह, वही अरविंद गौड़ जी ने ही उस नाटक को लिखा था, निर्देशित किया था, और हम लोगों ने मिलके पूरी दिल्ली में वो 100 नुक्कड़ नाटक पहली बार किए थे ट्रैफिक के ऊपर। मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि उसके ऊपर आम आदमी नहीं सोच सकता कि उसके ऊपर भी नुक्कड़ प्ले कोई हो सकता है। इन्होंने छोटी सी छोटी समाज की उन्नति, इन्होंने स्लम्स में बच्चों के साथ जाके नुक्कड़ नाटक किया, फिजिकली चैलेंज बच्चों के साथ नुक्कड़ नाटक किया, वृद्ध महिलाओं के साथ, सभी लोगों के साथ। ये तो विचार अभिव्यक्त करते हैं ना कि जब दुख जिसने देखा हुआ है उसी के माध्यम से उसको अगर दर्शाया जाए तो कितनी बड़ी सबके सामने एक वास्तविकता आती है। क्योंकि एसी में रहने वाला वो उस स्लम्स के बारे में नहीं बता सकता। तो आपने प्रत्येक क्षेत्र के उन लोगों में जाके, ग्रामीण लोगों में जाके, गरीब लोगों में जाकर और उनके साथ जो नुक्कड़ नाटक किए, और उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि आज पूरे देश में, पूरे विश्व में आपको थिएटर गुरु कहा जाता है। तो वो जो परिवर्तन आया, आप उसे मानते हैं कि इसको और बड़े स्तर पर सरकार की तरफ से होना चाहिए नुक्कड़ नाटक का, विशेष रूप से? और जब मैंने नुक्कड़ नाटक करने शुरू किए थे, मैं वहाँ से शुरुआत करूँगा जी, कि एक लंबी यात्रा, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। जब मैंने नुक्कड़ नाटक करने शुरू किए थे, उस समय पूरे देश भर में जो नुक्कड़ नाटक हो रहे थे वो कुछ पार्टियों के सांस्कृतिक संगठन कर रहे थे कि वो पार्टी का झंडा लेकर मजदूरों के बीच में जाते थे या कॉलेजों में जाते थे और अपनी पार्टी का प्रचार करते थे और उसके माध्यम से अपनी बात कहते थे। निसंदेह वो आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था, उससे हमारे समाज में बहुत चीज़ें कही और सकारात्मक उससे बहुत सारी चीज़ हो रही थी। लेकिन जब मैं नाटकों में आया तो मैंने एक बात तय की जो आज तक हमारी कायम है कि हम किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाएंगे और हम सिर्फ मुट्ठी तान कर क्रांति नहीं करेंगे कि मुट्ठी तानी और एकदम आपने किया और क्रांति हो गई। ये ऐसा नहीं होता है। हमारा समाज, व्यक्ति बहुत धीरे धीरे बदलता है, उसको बात जो है समझाई जाए ढंग से समझ में आती है। नारों से व्यक्ति नहीं समझता है, झंडों से परिवर्तन नहीं होता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आती जाती है, इसलिए हमारा लोकतंत्र है, लेकिन मौजूद जो उसके केंद्र में व्यक्ति है। तो हमने व्यक्ति पर केंद्रित किया कि व्यक्ति की रोजाना की जो समस्या है, जैसा आपने कहा कि जो समस्या पर आपने ट्रैफिक की बात की, हमने व्यक्ति की समस्याओं पर केंद्रित करना शुरू किए नाटक, और नाटकों का पूरा रुख बदल दिया व्यक्ति के परिवार, समाज, आसपास के उसके सवालों पर, उन चीज़ों पर जिससे रोजाना जूझता है, घर के अंदर जूझता है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो, एसिड अटैक की बात हो, सड़क पर आएगा सड़क पर झगड़ों की बात हो, वृद्धों की बात हो, या LGBT की सवाल हो, किसानों के सवाल हो, मजदूरों के सवाल हो, जो भी सवाल हमारे सामने आ रहे थे, हमने उन तमाम सवालों उठाया और उस सवालों का बहुत असर हुआ कि हमें वो एक बहुत बड़ा व्यापक दर्शक वर्ग मिला जो हमारे साथ खड़ा हुआ कि हम किसी पार्टी का झंडा नहीं लिए हुए थे। और अगर झंडा लेते तो आप पहले दर्शकों को बांट देते हैं। नतीजा हुआ कि अस्मिता थिएटर के नाटकों ने देश के अलग अलग हिस्सों में जो नाटक किए और अलग अलग आंदोलनों के साथ हम जो जुड़े, उसका असर ये हुआ कि आंदोलन भी मजबूत हुआ और नुक्कड़ नाटक भी बहुत बड़े स्तर पर उभर कर आया। आज देश में जो बड़े आंदोलन हुए, चाहे भाषा का आंदोलन हुआ, चाहे हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, चाहे दामनी वाला आंदोलन हुआ, जो भी हमारे आसपास हो रहे थे उसमें सब में, या एसिड अटैक के बारे में बहुत बड़ा आंदोलन था, या पुस्तकालय या मदिरालय का हमने पूरे बिहार में नाटक किए। और उसके तो भले इसके नाटकों के परिणाम बहुत तुरंत निकलते हैं। बिल्कुल। हम गया में नाटक कर रहे थे जी, और गया से नाटक करके हम निकले। हमारा नाटक था कि पुस्तकालय चाहिए या मदिरालय चाहिए। इस देश में मदिरालय बहुत सारे हैं और पुस्तकालय है नहीं।
तो हमने बंद होते जा रहे हैं। हाँ, हम बंद होते, हमने किया नाटक, हमने वहाँ किया गया पीठ पर जहाँ पर है उसके सामने एक लाइब्रेरी थी, बंद थी बहुत सालों से, वहाँ नाटक किया। और इस तरह गया के अंदर आसपास के इलाकों में कर रहे थे। हम गया से निकल कर नालंदा तक आए, पता लगा कि औरतों ने आगे बढ़ के जो शराब की दुकानें तोड़ना शुरू कर दिया गया में। पूरे बिहार के अंदर पूरा एक उसके विरोध में आंदोलन, शराब के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ, और यहाँ तक कि उसकी गूंज जो पार्लियामेंट तक पहुँची। पहली बार शायद इतिहास में हुआ हो कि पार्लियामेंट में लोगों ने नुक्कड़ नाटक के बारे में बात की कि वहाँ पर एक व्यक्ति है अरविंद घोष जो नुक्कड़ नाटक कर रहा है मदीना अली के खिलाफ, और हमारी लाइब्रेरी कहाँ है। और देखिए इतना बड़ा दुर्भाग्य देश में था कि देश को आज़ाद हुए इतने सारे साल हो गए थे और हमारे पास लाइब्रेरी मिशन नहीं था, लाइब्रेरी के बारे में कोई योजना नहीं थी। उस नाटक के बाद, उसकी सफलता के बाद जब संसद के अंदर बात हुई तो हमारे देश में पहली बार लाइब्रेरी मिशन बना और लाइब्रेरियों को बहुत मतलब उनके पुनरुत्थान के लिए उनको ग्रांट दी गई। तो ये नाटक की ताकत है। राष्ट्रपति भवन के ऊपर और उस समय हज़ारों लोग, 10,000 से ज़्यादा यूथ खड़ा हुआ था एक न्याय मांगने के लिए कि भाई आप देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, दामिनी के निर्भया के कांड के बाद, और देश के अंदर इस तरह घटना हो रही है तो महिला की सुरक्षा के लिए कानून बनने चाहिए, आप बोलिए। तो उस समय हम यूथ किसी और के पास नहीं गया, सीधा राष्ट्रपति के पास गया था। इस इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। वहाँ पर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हिंसा हो सकती थी, क्यों गुस्सा था लोगों के अंदर। लेकिन जो नाटक की टीम थी हमारी अस्मिता टीम ने, काले कुर्ते वालों ने उस नाटक की, उस आंदोलन की अगुवाई की और हिंसा को नहीं होने दिया, एक पत्थर तक नहीं हुआ था और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो पूरा आंदोलन हुआ। तो नुक्कड़ नाटक और रंगकर्मी की समाज में बहुत बड़ी भूमिका है। अगर उसको हम सकारात्मक रूप से लिखते हैं और हम अपने देश निर्माण के लिए लेते हैं, समाज निर्माण के लिए लेते हैं, व्यक्ति के केंद्रित करते हैं, हम अपने दल या पार्टी झंडा या व्यक्तिगत प्रसिद्धि, व्यक्तिगत अवार्ड, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं लेते हैं, तो नाटक बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में अधिकतर रंगकर्मी ऐसे हुए, मतलब हमारे जो नाटक के बारे में ही नहीं सोचा, देश तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने सिर्फ अपने ग्रांट के बारे में सोचा, अपने जो है विदेशों में विजिट के बारे में सोचा, कमेटी बनने के बारे में सोचा, या किसी बड़े संस्थान के अध्यक्ष या चेयरमैन बनने के बारे में सोचा। नतीजा नाटक की जो समस्याएं हैं वो आज भी वैसी की वैसी हैं। कुछ परिवर्तन आ रहा है, ऐसा नहीं कि जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, सामने चीज़ें आ रही हैं तो परिवर्तन, लेकिन जो मूल समस्याएँ हैं, क्योंकि जड़ बहुत ही गलत तरीके से उसके बीज पनपाए गए तो वो नहीं हुआ। जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करते हैं जी, इतने सारे हमारे पास IIM है, इतने सारे हमारे पास IIT हैं, लेकिन जब ये बना तो उसके बाद उनके पास सरकार के पास कोई योजना ही नहीं थी उस समय। हमारे पास एक ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है जिसमें 25 विद्यार्थी आते हैं, वो पूरे देश भर की अन्य भाषाओं से। जब हम लोगों ने बहुत इसके बारे में लिखा कि ये तो बहुत गलत है, इसके बारे में बोला, पूरा लगभग हम विरोध की मुद्रा में खड़े हुए, तब लोगों ने कुछ परिवर्तन की तरफ बढ़े। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि आप अन्य भाषाओं से ला कर सिखाते हैं, जबकि हमारा आग्रह ये था और ये भी सुझाव है कि आप उनको उनके प्रदेश में दीजिए। तमिल का विद्यार्थी जाकर यहाँ क्यों आएगा, आंध्र वाला यहाँ क्यों आएगा, तो उनको उनकी क्षेत्रीय भाषा में दीजिए ताकि क्षेत्रीय भाषा का विकास। नहीं, आपका कहना मान लिया गया है। अभी बेंगलोर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, अभी वाराणसी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, वहाँ भी इसी प्रकार से 20 स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है। हाँ, किया जा रहा है, लेकिन वो अम्ब्रेला की तरह है अभी और ज़्यादा उसमें नहीं, अभी और होगा, इसके ऊपर और भी काम हो रहा है। अभी मैंने सुना है कि 8-10 स्थानों पर देश में अलग अलग जगह पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विद्यालय आरंभ हो रहे हैं, जिसके ऊपर क्षेत्रीय भाषाओं में उसका अच्छा होना चाहिए और उसके बीच में अभिनेता की जो जगह है, हाँ, वो महत्वपूर्ण है। इससे पहले तो क्या होता था कि निर्देशक, हमारे नाटक में पैसे की कमी नहीं है, अगर लोग कहते हैं पैसे की कमी नहीं है, बहुत बजट है, लेकिन हमारे निर्देशक संस्था वाले अधिकतर पैसा खा जाया करते थे और वो बहुत ही ज़्यादा। हम लोगों ने किया कि आज तक पैसा सरकार से नहीं लिया, क्योंकि हमें लगता है कि सरकार, करदाता पैसा देता है और करदाता का पैसा महत्वपूर्ण है, और जो पैसा करदाता देता है उसको लेने का मुझे क्या हक है। मैंने ऐसा कौन सा विशेष काम किया है, सरकार मुझे जो आप पैसा दे कि नाटक करो। एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर को सरकार ग्रांट नहीं देती है, इंजीनियर को नहीं देती है, कि सरकार क्यों थिएटर वाले को ग्रांट दे। मैं इसके हमेशा विरोध में रहा, कि ग्रांट के विरोध में रहा।
इसलिए मैंने आज तक कोई ग्रांट नहीं ली। एक पैसा 30 साल होने वाले हमने नहीं लिया, कि हमें लगता है करदाता का महत्वपूर्ण पैसा है, वो शिक्षा में लग सकता है, सड़कों निर्माण में लग सकता है, देश के अन्य कामों में लग सकता है। रंगकर्मी को सक्षम होना चाहिए, ये मेरा आग्रह रहा। बाकी अलग अलग लोग अपने अपने विचार है, वो ठीक है। अब आप देखिए ना, गुजराती थिएटर, मराठी थिएटर, वहाँ के कलाकार बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, सक्षम है, और टीवी सीरियल में काम करने वालों से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। लेकिन उसमें कारण भी ये था ना कि अगर आपने अच्छे नाटक नहीं चुने, नाटक मनोरंजन के साथ साथ मैसेज भी देते हैं, तो वो चीज़ें जब नहीं जा रही थी, फोर्ड थिएटर भी हुआ, आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारे देश में, और पहले दर्शक उसके आए, उसके बाद दर्शकों ने उसको नकार दिया गया। तो अच्छा रंगमंच अच्छे समाज का निर्माण भी करता है और लोग उसके साथ जुड़ते भी हैं। मैं दक्षिण भारत में, अभी मैं आपको बताऊं, मैं ट्राइबल यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं, और मैं कर्नाटक के एकदम डेंस फॉरेस्ट में जाके मैं वहाँ पर गया उनके डांस को शूट करने के लिए, जो हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक हमें करके दिखाया। मैं अभी हमारी बातचीत के इसी इंटरव्यू में वो उस नुक्कड़ नाटक को भी दिखाऊंगा। वो कन्नड़ में नुक्कड़ नाटक है और सफाई के ऊपर नुक्कड़ नाटक है। आदिवासी बच्चों ने कितने, आप उस भाषा को समझेंगे नहीं, लेकिन पूरी तरह से उस नाटक को, उसमें गीत हैं, उसमें पूरे पात्र काम कर रहे हैं बिना किसी प्रॉप्स के, कैसे झाड़ू लगा रहे हैं, कैसे सब कुछ कर रहे हैं। और मैं दंग रह गया कि उस इतने सुदूर, जिसे जाने में मुझे 2.5 घंटे लगे, जिस जंगल के अंदर, अच्छा लग रहा था कि डर लग रहा था कि अगर कोई हमारे साथी नहीं होते नहीं जा सकते। वहाँ अगर नुक्कड़ नाटक करके वो अपनी बात को सामने कह सकते हैं, तो इससे सशक्त माध्यम और क्या हो सकता है। ये खुशी की बात है जो आपने बताया कि सुदूर जंगल के इसमें भी इसका ये है कि हमारे जो 30-35 साल की हमारी जो मेहनत है जी, हम जो नुक्कड़ नाटक को जनता के सवालों से जोड़ना चाहते थे, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ना चाहते थे, कि जो आसपास आ रहे हैं वहाँ तक नाटक पहुँचा है। और नुक्कड़ नाटक एक तरह से लोगों के लिए हथियार बन गया है समाजी बदलाव का, बिल्कुल, जो अपने में बहुत बड़ी बात है। और वो अब झंडा बरदारों से निकला है। बिल्कुल ठीक है। ये अगर बच्चे कर रहे हैं तो मेरे लिए मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मुझे लग रहा है कि हमने जो मेहनत की है उसका परिणाम अगली जनरेशन के पास, अगली पीढ़ी के पास आ रहा है। एक और बात करता हूँ कि हमने हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के लिए कैंपेन शुरू करना था, तो मैं अरविंद जी के पास आया। जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो मुझे लगा कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम अच्छी तरह से हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात कर सकते हैं। पहले हमने टीबी के ऊपर नुक्कड़ नाटक किया था, वो भी अरविंद जी के निर्देशन में, इन्हीं की टीम ने, आपने मिलकर लिखा, और उसके वर्ल्ड टीबी डे के ऊपर हमने किया टीबी की अवेयरनेस के लिए। और उसके बाद जो हमने ये नाटक किया छुपे रुस्तम द साइलेंट किलर, जिसमें उसको लिखा मेरे साथ मेरे सहयोगी थे डॉक्टर सुश्रुत तलमस। गीत जो थे अरविंद जी की टीम ने उस पूरे नुक्कड़ नाटक में लिखे, और वो इतना फेमस हुआ। हमने तिहाड़ जेल में वो कार्यक्रम किया, 73 दिन का कार्यक्रम था, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। और हम करीब 30 से 35 हज़ार स्कूलों में उस नुक्कड़ नाटक को कर चुके हैं। वो पूरा एक मूवमेंट बन गया है कि वर्ल्ड डायबिटिक डे के ऊपर इंडिया के टॉप 50 डॉक्टर आए हुए थे अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए। लेकिन मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, वो 20 मिनट का नुक्कड़ नाटक देखने के बाद सब डॉक्टर ने कह दिया कि वी डोंट वांट टू से एनीथिंग। हम जो 40-40 मिनट की अपनी पीपीटी लाए हैं वो सब बेकार है इस नुक्कड़ नाटक के अंदर। आपने 20 मिनट में इतने सरल ढंग से इसके बारे में पूरी जानकारी सबको दे दी, और इससे लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। हमारे पीपीटी से किसी को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम तो टेक्निकल बात करते हैं कि किस वजह से पैनक्रियास में क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें इंसुलिन नहीं बन रही है, इससे आम आदमी को क्या लेना देना। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, और हमारे उस नाटक में हाइपरटेंशन एक कैरेक्टर है और एक डायबिटीज कैरेक्टर है। उसके ऊपर जितने अच्छे ढंग से वो दर्शाया गया, आज भी उसकी डिमांड होती है कि हमारे यहाँ आके कीजिए। तो ये इतना प्रभाव पड़ता है नुक्कड़ नाटक। बिल्कुल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नाटक का जो हम लोगों ने नाटक को समाज के साथ जोड़ा, अब वो हर विषय पर आगे बढ़ रहा है। और यही अपने आप में बड़ी बात है कि लगातार, जैसे हमने वृक्षों पे अभियान चलाया, लगाने वृक्षों की लगाइए, स्कूल में चलाया। हम स्कूलों में बहुत सारे नाटक को लेकर गए, मौसम को लेकर गए। हमने लोगों को बताया कि आसपास नशे पे हमारे बहुत बड़ा नाटक जैसे वो करते हैं कि बच्चों में नशे करते हैं, वो नाटक जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को ला ला कर दिखाते हैं। अभी हमने एक वर्कशॉप की थी, दिल्ली के तमाम उन सेंटरों पर जो सुधार केंद्र हैं, जो कम उम्र के बच्चे अपराध करते हैं, उनको रखा जाता है,
हमने जो है तिहाड़ के पास जो जेल जोन से लेकर मुखर्जी नगर और मजनुआ टीला और दिल्ली गेट के उस जगह पर किया। वहाँ पर हमने उन बच्चों के साथ करते हुए शुरुआत में हमारी टीम ने पहले भी किया था, और लेकिन इस बार जो हमने देखा कि वहाँ बच्चों को पहले से ज़्यादा समझ है, और उनके साथ नाटक करने के बाद जो परिवर्तन आता है हमारे आसपास वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चीज़ें मुझे लगता है जो आपने कहा कि जो चाहे बीमारी हो, चाहे समस्या हो, चाहे घर पर हो, चाहे पति पत्नी के डोमेस्टिक वायलेंस हो, एसिड अटैक हो, छेड़खानी के मुद्दे हो, जेंडर के इशू हो, तमाम जो इश्यूज हमारे आसपास है, या फिर मर्दानी का इशू भी जी, तो हमारे वायलेंस कैसे आती है समाज के अंदर। और जब तक हम व्यक्ति के व्यवहार को नहीं समझेंगे, आसपास नहीं समझेंगे, तब तक हम उसको बात नहीं कर सकते। कानून अपना काम करता है, लेकिन जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि हम गलत क्या कर रहे हैं, अपराध होने से पहले रोकना, समझाना, वो नाटक का काम है। कानून अपना बाद में काम करता है। तो ये जब हम नाटक करते हैं, पहले होता था कि जब हम नाटक करते थे आज से 35 साल पहले लगभग, जब याद है मुझे कि 84 के बाद हमने नाटक किए थे, तो 85 में हम सेंट्रल पार्क में कर रहे थे, तो हम शहीद भगत सिंह के जन्मदिन वाले दिन नाटक कर रहे थे, और सेंट्रल पार्क से पुलिस हमारी टीम को अरेस्ट करके ले गई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा, जनता ने विरोध किया, हमने कहा नहीं विरोध मत कीजिए, इनको जो अपना काम करने दीजिए। हम थाने में पार्लियामेंट स्थित थाने गए, हमने वहाँ पर नाटक करना शुरू कर दिया। तो अंततः उन्होंने कहा कि भाई आपका नाटक बहुत अच्छा, लेकिन हमें ये है कि नाटक वाले बड़े खतरनाक होते हैं, और नाटक वाले ये जो है लोग एजिटेट करते हैं। हमने कहा हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो हमारे नाटक में ऐसा किया जो आपने हमें रस किया, नतीजा क्या, उन्होंने चाय वाय पिला के छोड़ दिया। आज वही पुलिस, जो पुलिस हमें 10 साल 15 साल पहले भी नाटक करने से रोकती थी और आकर नाटक के बीच में दखल देती थी, जनता विरोध करती थी और नाटक तो होता था, तो हमारी रस्सा कसी जो होती थी पुलिस के साथ, वो आज नहीं होती। आज उसका परिवर्तन मैं बताता हूं। इसकी वजह, ये बहुत बड़ी बात ये है कि जो नई जनरेशन आई है ना, जो अधिकारियों की आई है, वो ज़्यादातर वो जनरेशन आई है जो अस्मिता के नुक्कड़ नाटक देखते हुए बड़ी हुई है। ये अपने आप में सिर्फ अरविंद जी यही नहीं, आपको याद होगा करोल बाग पुलिस स्टेशन से मेरे पास फोन आया कि हमें नुक्कड़ नाटक कराना है, और पूरे दिल्ली में पुलिस स्टेशनों पे ऊपर से ये ऑर्डर आए थे कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो अपराध बढ़ रहे हैं, इनको लेकर, महिलाओं की समस्याओं को लेकर नुक्कड़ नाटक कराइए। और आपकी टीम करोल बाग जाके नुक्कड़ नाटक करके आई थी। मेट्रो से पुलिस की गाड़ियां इनको लेने के लिए आई, इनको वहाँ नुक्कड़ नाटक कराया गया करोल बाग में। उसके बाद सबका भोजन हुआ। पुलिस अधिकारी इनको इस तरह से परोस रहे थे कि जैसे कोई बड़े ऑफिसर्स आए हुए हों, और पूरे नुक्कड़ नाटक की टीम को सम्मानित किया गया, और पुलिस अब नुक्कड़ नाटक के लिए बुलाती है। ये अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन है कि नुक्कड़ नाटक की जो भूमिका है उसको समाज का हर वक्त समझ रहा है। चाहे हमारे जो है दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी वाले हों, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे अन्य विभाग हों, वो समझ रहे हैं, और इसीलिए नुक्कड़ नाटक हर जगह महत्वपूर्ण हो गया है। अब ये हमें बुलाया भी जाता है, करवाया भी जाता है, और नुक्कड़ नाटक क्योंकि वो किसी पार्टी का नहीं है, वो किसी के विरोध में नहीं है, वो समाज के निर्माण में है। और समाज निर्माण में जितनी बड़ी भूमिका कानून के रक्षकों की है, उतनी जो है कला संस्कृति और जो संवाद के जो वाहक हैं उनकी भी है। हम लोग संवाद के वाहक हैं। हम डायलॉग करते हैं अपने नाटक के माध्यम से, मंच के नाटक के माध्यम से संवाद करते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से करते हैं। और मंच के नाटक में तो आपने देखा है कि हमारे नाटक, वो भी बहुत नाटक के बाद में बातचीत करते हैं, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। अच्छा, मैं निर्मल रतनलाल वैद, हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन मैं इस इंटरव्यू को पहली बार हम 2 भागों में आपको दिखाएंगे। पहला भाग अब यहीं समाप्त करते हैं, जो नुक्कड़ नाटक के ऊपर और जो जर्नी की शुरुआत हुई से लेकर नुक्कड़ नाटक। अब हम इसके बाद अगले एपिसोड में अरविंद जी से बात करेंगे, आपके जो फुल लेंथ नाटक हैं, फिर आपने सोलो प्लेस किए बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के साथ इन्होंने, और इनके यहाँ कौन कौन से कलाकार इनके रिपेटरी में सीखने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपना स्थान बनाया। आज इनके द्वारा सीखे हुए विदेशों में, कोई हॉलीवुड में, कोई दूसरे देशों में नुक्कड़ नाटक नहीं, फुल लेंथ प्ले कर रहे हैं, सोलो परफॉर्म कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए निर्मल रतनलाल वैद, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इसके साथ शेयर कीजिए, और आप अगर नाटक के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी अरविंद जी के साथ उतने ही वर्षों से थिएटर के साथ जुड़ा हुआ हूं,
तो परिधि आर्ट ग्रुप के माध्यम से, अस्मिता थिएटर ग्रुप के माध्यम से और हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपकी मदद करेंगे, आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और जल्द ही दोबारा अरविंद जी से आपको बातचीत सुनवाएंगे। धन्यवाद। शुक्रिया निर्मल जी, आपका, आप सबका शुक्रिया सुनने के लिए। और हमारी बातचीत जारी रहेगी क्योंकि नाटक का पटाक्षेप कभी नहीं होता है। नाटक का एक सीन खत्म होता है और अगले सीन की हम तैयारी करते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी और बहुत सारे सवालों के साथ, बहुत सारी बातचीत के साथ। निर्मल हमारे बचपन के साथी हैं, हमारे रंग यात्रा के साथी हैं, बल्कि नाटक में मेरे से अग्रज है। तो इन्होंने बहुत काम किया है। और निर्मल अपने आप में सिनेमा के अभिनेता भी रहे हैं, फोटोग्राफर भी रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं। तो मेरे लिए हम दोनों की यात्रा लगभग समानांतर है, बल्कि एक ही पगडंडी की हम साथी हैं। और आज हम ये बातचीत कर रहे हैं तो ये बातचीत, ये मेरा इंटरव्यू नहीं है, ये हम दोनों की बातचीत, जो ये संवाद है वो आपके सामने है। आप सबका शुक्रिया। निर्मल जी आपका धन्यवाद। जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेगा जमीन तक। तू जिंदा है, तू जिंदा है। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को झूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को झूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा शिकार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेगा जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हजार देश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी, चली गई वो हार कर। हजार देश धर के आई